हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है उसमें जो हाल फिलहाल में फाइनल रिजल्ट पर जो स्टे लगा है उसके बारे में। और इस वीडियो में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस पर इफ़ेक्ट क्या आने वाला है इस वैकेंसी पर, इस स्टे का, इससे क्या क्या चीज़ें बदल सकती हैं। सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है न्यूज़। कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2023 का अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर से आप देखेंगे हाईकोर्ट ने भर्ती के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। यह निर्देश जस्टिस समीर जैन ने पंकज कुमावत व अन्य की याचिका पर दिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये याचिका कब लगी थी और इसका फिलहाल में क्या स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर जो पीठ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप देखेंगे तो एक सिविल मिसलेनियस स्टे एप्लीकेशन के लिए है और एक है सिविल रिट, यानी ये तो सिविल रिट है, इस पर तो फाइनल फैसला आना है। लेकिन जो बीच में एप्लीकेशन लगाई गई थी फिलहाल इसको स्टे करने के लिए, वो है सिविल मिसलेनियस स्टे एप्लीकेशन। उस पर अभी फैसला आया है। अभी देखिए फ़िलहाल तो ये जो वेबसाइट है उसमें हम खोल के देखेंगे। जैसे सबसे पहले इसको देखते हैं खोल के, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है। ये आप नंबर आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इस पर जो भी फाइनल फैसला आएगा वो आपको यहीं पे शो होने लगेगा जब अपलोड हो जाएगा इस पर। और ये जो है 19 फरवरी को ये फाइल की गई थी एप्लीकेशन और 20 फरवरी को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। रघुनंदन शर्मा इसके एडवोकेट हैं और जो पिटिशनर है वो है पंकज कुमावत, सन ऑफ श्री मुरलीधर कुमावत जी। तो इस पर हम जब ऑर्डर और जजमेंट में जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर या जजमेंट अपलोड होता हुआ फ़िलहाल नहीं दिखाया जा रहा है। लेकिन जो जिस प्रकार से न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर्स में, उसके हिसाब से वो ऑथेंटिक तो लगती है और उसमें जो कहा गया है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसका मेन मुद्दा ये है कि जब गवर्नमेंट ने सीटी का नोटिफिकेशन निकाला था तो उसमें उन्होंने न्यूनतम एज रखी थी 18 साल और मैक्सिमम एज रखी थी 40 साल आवेदन करने के लिए। 40 साल के ऊपर कुछ कुछ जो कैटेगरीज है उनमें एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, लेकिन जो मिनिमम एज है उस पर कोई एज रिलैक्सेशन तो होता नहीं है। लेकिन फिर सीईटी के अंडर में कुछ ऐसी वैकेंसीज थी जो ग्रेजुएशन के लिए थी और कुछ जो 12th पास है यानी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए थी, यानी कुछ ग्रेजुएशन के लिए और कुछ सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो इन दोनों के लिए अलग अलग उन्होंने सीईटी के एग्ज़ाम करा दिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पर गलती क्या की कि जैसे जो ग्रेजुएशन वाली सीईटी थी उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं, उनमें एज अलग अलग है। यहाँ पर तो आपने 18 साल वाले को अलाउ कर दिया सीईटी ग्रेजुएशन के लिए, तो लेकिन इसमें जो अलग अलग वैकेंसीज थी उनके लिए एज की जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हैं। जैसे कि जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसमें जो मिनिमम एज का अभ्यर्थी जो लग सकता है इसके लिए जो एलिजिबल है वो है 21 साल का। यानी यहाँ पर 21 से 40 साल की जो एज क्राइटेरिया हो गई, यानी मिनिमम तो आपको 21 चाहिए ही, ऊपर वाली जो अपर लिमिट है उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। तो जो 21 साल वाली जो बात है ना वो यहाँ पर मेन मुद्दा बन के उभरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो 18 वर्ष के हैं, मान लीजिए 18, 19, 20, 20.5 साल यहाँ की एज वाले हैं और उन्होंने क्या किया है सीईटी में अच्छे मार्क्स लाकर सीईटी की जो 15 गुना की लिस्ट उन्होंने निकालती उसमें वो शामिल हो गए थे और फिर उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम भी दे दिया जूनियर अकाउंटेंट का, जिसमें मान लीजिए कईयों के तो अच्छे नंबर भी बन रहे होंगे। तो जो पिटिशनर है उसका कहना ये है कि अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि भाई जूनियर अकाउंटेंट के लिए तो मैक्सिमम जो मिनिमम एज है वो 21 साल है, तो 18 साल वालों को उसमें सेलेक्ट करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर वो रिजल्ट निकालते और 18 साल वालों को इससे बाहर कर देते, यानी 18 से 20.5 या 21 से जो भी कम है वहाँ तक, और केवल 21 साल से ऊपर वाले विद्यार्थी को ही लेते तो क्या होता, बहुत सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा होता। यानी मान लीजिए कम से कम 500,000 लोग और नए सेलेक्ट हो जाते इस एज क्राइटेरिया को अगर बोर्ड ध्यान में रखता तो। लेकिन अब इस रिट पिटिशन में मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि जो ये रिट पिटिशन आई है वो आई है बहुत ही गलत टाइम पे। इस रिट पिटिशन को जो फाइल किया गया तो आप देखेंगे कि 19 तारीख को ये फाइल हुई है और 20 तारीख को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है।
जबकि उससे पहले जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका था, कंडक्ट हो चुका है एग्ज़ाम। उसके बाद में आप ऐसा कोई इश्यू लेके आते हैं तो क्या उसको कंसिडर कोर्ट करेगा? तो मेरे ख्याल में कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तरीके से जो टाइम लिमिट होती है, यानी कि जब तक आपको शिकायत लेके आनी चाहिए थी उस टाइम तक आप नहीं लाते हैं, और फिर आपके दिमाग में एकदम से आइडिया आता है ऐसे रिट लगाने का, और एग्ज़ाम होने के बाद में आप जब लाते हैं तो मुझे लगता है कोर्ट इसको कंसिडर नहीं करेगा। फ़िलहाल कोर्ट ने ये स्टे तो दे दिया है, क्योंकि इसको देने का अभी ईज़ी है उनके लिए देना। क्यों? क्योंकि अभी तो देखिए जो 2 गुना वाली लिस्ट है वो आएगी, उसके बाद में इन 2 गुना वाला सबका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद में कहीं जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। तो एडवोकेट्स ने ये दलील दी होगी कि अभी फाइनल रिजल्ट तो वैसे भी दूर है, तो आप इस पे फ़िलहाल स्टे लगा सकते हैं, ताकि अगर इसमें से कोई रास्ता निकल सके तो जो पिटिशनर को फ़ायदा हो। तो कोर्ट के लिए भी ऐसा कुछ बाउंडेशन थी नहीं यहाँ पर, पिटिशनर का भी यहाँ पर एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखा है उनकी तरफ भी कोर्ट ने, और उनको भी मौका दिया है कि आप चलो कुछ आउटपुट निकाल सको इसमें से तो निकालिए। तब तक केवल फाइनल रिजल्ट पर स्टे है। यहाँ पर 2 गुना का तब तक आराम से रिजल्ट निकाला जा सकता है, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकता है, सारे आंसर कीज़ पर जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनका क्लेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो उन पर कोई रोक नहीं है, केवल फाइनल रिजल्ट पर रोक है, और वो मुझे लगता है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर ये समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो दूसरी आपने देखी थी सिविल रिट, मैंने एक तो बताई थी आपको सिविल मिसलेनियस स्टे एप्लीकेशन यानी CMS, उस पर तो अभी सर ये कोर्ट ने दे दिया है स्टे, लेकिन जो सिविल रिट है जिस पर फाइनल फैसला होगा जो कि हो जाएगा 1 महीने डेढ़ महीने में, तो तब उसको हटा दिया जाएगा, उसको डिसमिस कर दिया जाएगा मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, और तब इस पर जो कोई अड़चन नहीं रहने वाली है। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ और बातें भी शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी को लेकर। तो इसमें देखिए 2 तरीके के लोग हैं। एक तो जो है जॉब वाले हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय हो गए, एक्स सर्विसमैन वाले भी हो गए, उनको भी पेंशन मिलती रहती है। तो कुछ लोग तो हैं जो सेटल्ड हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो बेरोज़गार लोग हैं वो भी बराबर से कट ऑफ की बहस में लगे हुए हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो ये इनको तो कुछ कहना या ना कहना बराबर ही है, इनके लिए ये पहले से सेटल है तो इनके लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन जो बेरोज़गार हैं उनको अभी जो कट ऑफ वाला जो गेम है जो अभी चल रहा है उसको टोटली बोर्ड के ऊपर छोड़ के आपको नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी करनी चाहिए, भले ही आपके कितने ही नंबर बन रहे हो। क्योंकि ये भाई राजस्थान है, इसमें किसी वैकेंसी की कोई गारंटी नहीं होती है कब क्या हो जाए, और स्पेशली इस वैकेंसी में तो इतनी गड़बड़ियाँ की है बोर्ड ने कि इस पर बहुत सारे लूप होल उन्होंने छोड़ दिए हैं। जैसे सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी वाला लफड़ा चला, उसके बाद में ये जो नया लफड़ा आया है जिसमें कि बात की जा रही है एज वाला लफड़ा हुआ। उसके बाद आप देखोगे तो बोर्ड ने जिस तरीके का सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम नहीं कराया, यानी जिस सेक्शन में जितने सवाल पूछे जाने चाहिए थे उसमें उतने सवाल पूछे ही नहीं। इसमें ये चीज़ को फॉलो किया जाना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो मैक्सिमम मार्क्स है हर सेक्शन के वो उन्होंने 100 कर रखे थे, यानी 75 मार्क्स का अगर एक सेक्शन है तो अगर आप उसका बराबर नहीं देते तो ये तो आपने अपने ही नियमों का उल्लंघन कर दिया, ये उन्होंने लफड़ा कर दिया। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे डाले उन्होंने कि शायद उनको खुद को अभी जवाब बनाने में उनको एक्सपर्ट टीम बैठानी पड़ी है, तब जाकर वो 5 मार्च तक इसका जो है फाइनल आंसर की निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे जो डाउटफुल रहने वाले हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेबस से ही बाहर हैं। तो इतने सारे लूप होल इस वैकेंसी में छोड़ दिए हैं बोर्ड ने कि आपको इसके ऊपर टोटली रिलाई होकर नहीं बैठना है, चाहे आपके कितने ही नंबर हों। आपको नेक्स्ट अपना टारगेट सेट करना है और उसके ऊपर पढ़ाई में लग जाना है। क्योंकि अब आप कितना भी कट ऑफ का गेम खेल लें, कितनी चर्चाएं कर लें, कितना ही पछतावा कर लें, कितना ही खुश हो लें, उनका कोई फ़र्क आपके रिजल्ट पर पड़ने वाला नहीं है। अब आपको उसको बिल्कुल भूल जाना होगा जो आपने एग्ज़ाम दिया है। आपने भले कितने ही मेहनत की हो, मुझे पता है कि चीज़ों को भूलना कितना मुश्किल होता है जब आपने बहुत लंबा टाइम दिया हो किसी वैकेंसी को, फिर भी आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके इन सारी चीज़ों को भूल के अपना नया टारगेट सेट करके उस पर आपको मेहनत करना शुरू कर देना चाहिए अगर आपको राजस्थान में जॉब चाहिए तो। वरना आप इस पर बहुत सारा समय ख़राब कर सकते हैं, फिर बाद में पता चले कि कुछ और स्टे आ गए हैं, कुछ और टाइम ये वैकेंसी लंबी खींचने वाली, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो जो भी बेरोज़गार हैं उनको आज ही से इस सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के नया टारगेट सेट करना है और पढ़ने में बैठ जाना है। भले ही आपके 600 से बाहर भी नंबर आ रहे हैं तो भी छोड़ दीजिए। आप जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे अभी के टाइम में वो आपको कभी दुख देने वाला नहीं है।
ये तो आपके काम ही आएगा ना। तो आपको पढ़ाई जारी रखनी है। अगर आपका पढ़ाई में गैप आ गया तो फिर आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे। तो ये मेरी फ्री की सलाह थी आपके लिए। अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।